बांग्लादेश के आर्मी चीफ में थोड़ा सा डर बैठ गया है। वो डरा भी रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की भाषा थोड़ी बदली सी हुई है। अब ये किसका असर है? क्या ये कुछ दिनों पहले अमेरिका में हुई मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत का असर है या फिर कहानी कुछ और है? क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी के मुखिया कह रहे हैं कि पिछले 6-8 महीनों से उन्होंने बहुत सह लिया, अब बस बहुत हो गया। इसलिए यह अनुमान लग रहे हैं कि कहीं आर्मी चीफ बांग्लादेश की कमान अपने हाथ में तो नहीं लेने वाले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर पड़ोस में एक सैनिक हुकूमत भारत के लिए नई किस्म की चुनौती होगी। पूरी रिपोर्ट देखिए। I had enough. Was last 7-8 months, I had enough. क्या बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट होने वाला है? क्या बांग्लादेश में अब फौजी हुकूमत आने वाली है? बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने क्यों कहा अब बस बहुत हो गया? बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने किसे चेताया कि वक्त रहते सुधर जाओ? I had enough. Was last 7-8 months, I had enough. जनरल वकारुज्जमा, सेना प्रमुख बांग्लादेश। आखिरी बार बांग्लादेश के आर्मी चीफ की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में तब हुई थी जब पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर गई थी और फिर आर्मी चीफ ने पूरे मुल्क को हालात की जानकारी दी थी। और अब 6 महीने बाद एक बार फिर से बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा की चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने मुल्क चलाने वाले कुछ लोगों को सीधा सीधा संदेश दिया है, साफ साफ चेता दिया है कि वक्त रहते सुधर जाओ। पहले आप बांग्लादेश के आर्मी चीफ की इस चेतावनी को सुनिए, फिर विस्तार से इसका मतलब समझाते हैं। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। পরে বলবেন যে আমি সতর্ক করিনি, আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। আমি আজকে বলে দিলাম, নাইলে আপনারা বলবেন যে আমি আপনাদের সতর্ক করিনি। আমি সতর্ক করে দিচ্ছি আপনাদের। এই দেশ আমাদের সবার, আমরা সবাই সুখে শান্তিতে থাকতে চাই। আমরা চাই না হানাহানি, কাটাকাটি, মারামারি। আমার অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার একটাই আকাঙ্ক্ষা, দেশ এবং জাতিটাকে একটা সুন্দর জায়গায় রেখে ছুটি করা। I had enough. Was last 7-8 months, I had enough. আমি চাই দেশ এবং জাতিকে একটা সুন্দর জায়গায় রেখে আমরা সেনানিবাসে ফেরত আসবো। बांग्लादेश के आर्मी चीफ बहुत गुस्से में लग रहे हैं। वो साफ साफ सरकार चलाने वालों को चेता रहे हैं। असल में बांग्लादेश की सरकार पर इस वक्त जिहादियों का कब्जा है, जिन्होंने चेहरे के तौर पर मोहम्मद यूनुस को आगे किया हुआ है, लेकिन असल में सरकार पर जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे जिहादी संगठनों का कब्जा है। पिछले कुछ वक्त में हुआ यह है कि इन जिहादी ताकतों और मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की फौज को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये जिहादी चाहते हैं कि बांग्लादेश की आर्मी के अंदर भी इस्लामिक रिवॉल्यूशन आए। बांग्लादेश आर्मी के हिंदू अफसरों के घरों पर इन जिहादियों ने हमले भी करवाए। लेकिन अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बांग्लादेश एयरफोर्स के एक बेस पर हमला हुआ। सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई। नैरेटिव ये बना कि क्या अवाम अपनी आर्मी के ही खिलाफ हो गई है। सोमवार को यह हमला बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के एयरफोर्स बेस पर हुआ। यह वही इलाका है जहां बांग्लादेश ने लाखों रोहिंग्या बसाए हुए हैं। बांग्लादेश आर्मी की तरफ से बताया गया कि समितिपाड़ा इलाके के पास यह हमला हुआ। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इस हमले के बाद ही बांग्लादेश की आर्मी भी सोई हुई नींद से जागी है और उसी के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ को
ये चेतावनी देनी पड़ी कि आपस में ही एक दूसरे को मारना काटना बंद करो। और इस चेतावनी की दूसरी वजह थी बांग्लादेश में कानून व्यवस्था के हालात। बांग्लादेश पिछले 6 महीने में एक कट्टर मुल्क हो गया है। ये हैं वो हालात जिन्हें देखकर आर्मी चीफ ने चेतावनी दी है। देखिए कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है बांग्लादेश। सड़कों पर ऐसी मॉब लिंचिंग तो अब बांग्लादेश में आम बात हो गई है। लोगों को सड़कों पर ही मार देना, उन्हें ऐसे फुटओवर ब्रिज से रस्सी बांधकर लटकाना आम बात है, जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं। एक शख्स को भीड़ ने फुटओवर ब्रिज से उल्टा लटकाया हुआ है, पैर ऊपर बांध दिए हैं और भीड़ लाठी डंडों से पीट रही है। यह शख्स चीख रहा है, बचाने की गुहार लगा रहा है। बर्बरता ऐसी है कि रूह कांप जाए। ऐसा नहीं है कि पुलिस मौजूद नहीं है, पुलिस है, भीड़ को रोकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन यह खूनी भीड़ न रुक रही है, न समझ रही है। पुलिस इस शख्स को नीचे उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ उतारने नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में कानून का नहीं, भीड़ का राज चलता है। यही भीड़ तंत्र बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। यहाँ 2 महिलाओं को इस जिहादी भीड़ ने पकड़ा हुआ है, उनके साथ मारपीट हो रही है। महिलाएं गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं, लेकिन भीड़ उनके बाल काट रही है, उन्हें पीट रही है। इन महिलाओं का कसूर सिर्फ इतना है कि इन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था, इसीलिए भीड़ उन्हें पीट रही है। बांग्लादेश के जिहादी पूरी तरह से बांग्लादेश को एक कट्टर इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं, जहां तालिबानी हुक्म चले, जहां सरकार नियम कायदे और संविधान कानून से नहीं बल्कि शरिया से चले। इसीलिए इस महिला को भी पीटा जा रहा है, क्योंकि उसने भी हिजाब नहीं पहना है और वो पार्क में घूम रही है। समस्या सिर्फ इस भीड़तंत्र के इंसाफ की नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की कानून व्यवस्था के हालात भी बहुत खराब हो गए हैं। दिन दहाड़े सड़क पर रिक्शे से जा रहे लोगों को ऐसे ही चाकू दिखाकर लूटा जा रहा है, और ये तस्वीरें किसी एक जगह, एक जिले में नहीं दिख रही, बल्कि पूरे बांग्लादेश का यही हाल है। सड़क चलती महिलाओं को बंधक बनाकर उनके जेवरात और कीमती सामान छीनना आम बात हो गई है। আরেকটা জরুরি বিষয় যেটা আমি ভাবলাম যে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করি। দেশের এই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপের পেছনে কিছু কারণ আছে। প্রথম কারণটা হচ্ছে যে আমরা নিজেরা হানাহানির মধ্যে ব্যস্ত, একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারে ব্যস্ত। এটা একটা চমৎকার সুযোগ অপরাধীদের জন্য। যেহেতু আমরা একটা অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে বিরাজ করছি, তারা খুব ভালোভাবেই জানে যে এই সময়ে যদি এই সমস্ত অপরাধ করা যায় তাহলে এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। সেই কারণে এই অপরাধগুলো হচ্ছে। আমরা যদি সংগঠিত থাকি, একত্রিত থাকি, তাহলে অবশ্যই এটা সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है। अब तो अपराधी स्कूल जाने वाली लड़कियों पर भी हमले कर रहे हैं। इसीलिए ढाका के फेमस विकारुनिस्सा नून स्कूल और कॉलेज की छात्राओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि सिर्फ ढाका में ही पिछले कुछ दिनों में 35 मर्डर हो चुके हैं। लूट, डकैती, चोरी, हत्या और रेप हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश में कोई कानून ही नहीं बचा है। इसीलिए आर्मी चीफ ने सरकार को चेतावनी दी है। लेकिन दूसरा पहलू इसका यह भी है कि बांग्लादेश इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल में चल रहा है। पिछले 6 महीने से लगातार राजनीतिक अस्थिरता है। छात्र आंदोलन के दम पर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, फिर उस छात्र आंदोलन से निकले नेता नई सरकार में शामिल हो गए। 6 महीनों तक बड़े बड़े ओहदों पर रहे, लेकिन अब इन नेताओं को लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश को एक नई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है। बांग्लादेश में इसी साल चुनाव अनाउंस हो सकते हैं। इसीलिए ये छात्र नेता अब अपनी नई पार्टी बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मौजूदा हालात में वो शेख हसीना की अवामी लीग को बैन करवा देंगे और अवामी लीग की जगह वो अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ लेंगे।
इसीलिए इन छात्र नेताओं के लीडर नाहिद इस्लाम ने मोहम्मद यूनुस की सरकार से रिजाइन कर दिया है। नाहिद इस्लाम यूनुस कैबिनेट में सूचना सलाहकार के पद पर तैनात था। अब नाहिद इस्लाम अपनी नई पार्टी बना रहा है। उसे लगता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से उसे जो फेम मिला था उसका फायदा उसे चुनावों में मिलेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नाहिद इस्लाम और बाकी छात्र नेताओं ने इस्लामिक कट्टरपंथियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया हुआ है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को अब खड़े नहीं होने देना है। শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে নিয়ে রাজনীতি করেছে। শেখ হাসিনার রাজনীতি ছিল দুটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে। তার রাজনীতির প্রথম নীতি ছিল, প্রথম মূলনীতি ছিল শেখ হাসিনার রাজনীতির প্রতিশোধের রাজনীতি। তার রাজনীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল বিভাজনের রাজনীতি। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কাছ থেকে, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে, শেষ পর্যন্ত তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন তার দল আওয়ামী লীগের কাছ থেকে। আপনারা অনেকেই আশ্চর্য হবেন, কিন্তু বিবেকবান মানুষ গভীরভাবে চিন্তা করলেই দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যায়